Hello everyone and welcome to OVT One Vision Tutorial। यहाँ पर आपको पता है कि आपकी यूपीएससी के लिए पॉलिटी की क्लासेस लगाई जा रही हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको अलग अलग से दोनों बुक्स को ना पढ़ना पड़े। चलिए थोड़ा सा हम प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्या क्या देखा कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, और डिफरेंस देखा था संवैधानिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में। संविधान क्या है? सबसे पहले संविधान क्या है? तो यह उन लिखित और अलिखित नियमों, अधिकारों, कर्तव्यों एवं कानूनों का समूह है जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। दूसरा, ताकि सरकार को सीमित किया जा सके, ताकि वो निरंकुश ना हो जाए और देश के लिए या देश के विकास में कहीं खतरा ना बने। और साथ में हमने संवैधानिक जो सरकार थी और लोकतांत्रिक सरकार थी उसके बीच का डिफरेंस और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। संवैधानिक सरकार कौन सी सरकार हो गई? जहां सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए, क्लियर है, कि जहां पर उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए जाए ताकि वो उनका दुरुपयोग ना कर सके, निरंकुश ना हो सके और देश का शासन जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। आज हम जानेंगे कि वही संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, किसने बनाया, भारत में वही संविधान किसने बनाया। अब वो उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। 1939 से 1945 के बीच अगर आप ध्यान से इसे देखें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है। ठीक है, ये कौन सा दौर है? जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब इस ऑफ कोर्स जो विश्व युद्ध हुआ होगा उसमें कुछ ना कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े होंगे, बहुत से देशों पर पड़े होंगे, और पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ा। एक पॉजिटिव भी पड़ा और नेगेटिव तो पड़ा ही था, बट पॉजिटिव भी पड़ा। और वही हम जानेंगे कि कैसे पड़ा पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद हो तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन शामिल था, ठीक है, और उस समय भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश। तो ब्रिटेन ने ऑफ कोर्स इंडिया को भी साथ में ही ले गए थे, वो भी वहां से सैनिकों को। इसके बाद इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि ब्रिटेन को ये समझ में आ गया। अब ये जो 1945 का टाइम है, इसके बाद जो 1945 और 1946 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं भारत में घटी कि ब्रिटेन को ये समझ में आ गया कि अब भारत को हम ज़्यादा समय तक अपना उपनिवेश बना करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज क्या हो गई? क्लियर हो गई। तो ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अधिनियम पारित किया ब्रिटेन की संसद ने। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो और मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या इस अधिनियम ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी? एंड मेरा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताऊंगी उसके बाद ही आंसर क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें ये लाइन पूछ ली जाए कि क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी? अब पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने फैसले खुद ले रहा है, अपने देश का शासन अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस अधिनियम को पारित करते वक्त ब्रिटेन की संसद ने ये साफ शब्दों में कह दिया था कि
जब तक दोनों देशों की, मतलब उस टाइम पे विभाजन हो चुका था, जो मुस्लिम समुदाय था उसने एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली थी, पाकिस्तान, और दूसरी तरफ भारत। तो इसमें ये क्लियरली बोला गया कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं, क्या बोला मैंने, दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने देशों के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक जो भारत है उसमें कौन सा किस तरीके से शासन होगा, जो ब्रिटेन ने 1935 में भारत शासन अधिनियम जो पास किया था उसके अकॉर्डिंग देश में शासन होगा। क्या बोला कि तब जब तक, कब तक उसके अकॉर्डिंग शासन होगा, जो अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, तब तक जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने देशों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। यहां से क्या क्लियर हुआ कि संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। और संविधान सभा का निर्माण वो भी देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभाओं ने। और ये भी क्लियर हो गया कि इस अधिनियम ने पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी। अब पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं दी, अगर पूर्ण स्वतंत्रता दी होती तो दोनों देश अपना शासन खुद करते, अपने अपने शासन के लिए अलग अलग नियम खुद बना लेते। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि तब तक नहीं बना सकते जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं न बन जाए, तब तक जो ब्रिटेन की संसद ने कानून पास किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको शासन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसने पूर्ण स्वतंत्रता भारत को नहीं दी थी। अगर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी तो क्या दिया था, फिर कौन सी स्थिति जो है वो, कौन सी सिचुएशन या कौन सी स्थिति उसको प्रदान करी थी, वो भी देखते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा गया है, संविधान सभाएं। अगर मैं यहाँ पर फोकस करूं तो ये 1947 की बात है। अब ये एक्ट ये बोलता था कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया जाएगा, ब्रिटेन का उपनिवेश है वो, तो ब्रिटेन से उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप से स्वतंत्र अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इट मीन्स अगर ये बात इस अधिनियम अभी होगी, मतलब 15 अगस्त 1947 आएगा, ठीक है, उससे पहले की बात है, तो इट मीन्स अगर यहाँ पर इस अधिनियम में ये बात कही गई कि संविधान सभाएं दोनों देशों की अपने लिए संविधान बनाएंगी, दोनों देशों के लिए अपना अपना संविधान बनाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये संविधान सभा का कंसेप्ट जो है वो 1947 से पहले आ चुका था। 1947 से पहले कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आ चुका था संविधान सभा का, ये पेशकश हो चुकी थी कि संविधान सभा होगी और पता था कि संविधान सभा क्या है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर चलते हैं अब जो हमारा मेन टॉपिक था। मैंने कहा कि इस अधिनियम ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी। जब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी तो फिर कौन सी स्थिति प्रदान की भारत को, तो इसने भारत को एक अधिराज्य की स्थिति प्रदान करी। अब ये इस क्या लाइन है, क्या वर्ड है, सॉरी, अधिराज्य, एक अधिराज्य की स्थिति प्रदान की। अधिराज्य शब्द, अब आप खुद सोचिए कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, क्या बोला कि ब्रिटेन ने क्या बोला, जब तक ब्रिटेन की संसद ने बोला जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने देशों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक दोनों देशों में कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शासन किया जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग शासन किया जाएगा। तो इट मीन्स अधिराज्य की स्थिति का मतलब क्या है कि आप स्वतंत्र तो हो चुके हैं, दूसरे देश के उपनिवेश थे वहां से स्वतंत्र हो चुके हैं, पर आपका जो, आप कहीं ना कहीं फिर भी राजनीतिक रूप से अपने से बड़ी किसी विदेशी शक्ति से जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए थे ना राजनीतिक रूप से, तो जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं अपितु अधिराज्य की स्थिति प्रदान करी थी।
क्लियर हो गया। एंड हो सकता है कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपका यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है, और वो घुमा सकते हैं इस तरीके से प्रश्न को कि क्या इस अधिनियम ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी भारत को, जो कि गलत होगा। तो इसने कौन सी कैसी स्थिति प्रदान की थी? अधिराज्य की। और अधिराज्य वर्ड हम समझ गए कि उसका क्या मतलब है, कि आप स्वतंत्र तो है परंतु राजनीतिक रूप से अभी भी किसी विदेशी शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है। अब अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, संविधान सभा। मैंने कहा कि ये कंसेप्ट 1947 से पहले आ चुका था, तो ये कंसेप्ट आया कैसे? संविधान सभा का कंसेप्ट कहाँ से आया? फिर से चलते हैं इस एरिया पे। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, और 45 से 46 ऐसी ऐसी घटनाएं भारत में घटने लग गई जहां पर समझ आ गया ब्रिटेन को कि कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ेगा भाई, नहीं तो है तो अफलातून, उड़ा ले जाएंगे ब्रिटेन को भी। इन्हें ऐसा तो नहीं समझ आया था, ब्रिटेन को उड़ा तो नहीं पाते उस टाइम पर। यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, वहाँ पर उनको समझ आ गया कि अब हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा भारत के लिए, वरना ये अब ज़्यादा समय तक उपनिवेश नहीं रहेगा। अभी भी मन में है कि उपनिवेश रखेंगे उसको ब्रिटेन के मन में, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचने का निर्णय ले लिया। अब उस टाइम पे 1946 के टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एटली, और मिस्टर एटली ने एक मिशन ब्रिटेन से भारत भेजा। ठीक है, कौन थे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के? मिस्टर एटली। और एटली ने क्या किया, ब्रिटेन से एक मिशन भेजा। कहाँ भेजा? भारत में। और ये मिशन ब्रिटेन से उन्होंने भेजा 9 फरवरी 1946 को, और ये 23 मार्च 1946 को इंडिया पहुंचा ये मिशन। और इस मिशन का नाम था मंत्रिमंडल मिशन, या इसको कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था? मंत्रिमंडल मिशन, या और क्या देखा हमने? कैबिनेट मिशन। ठीक है। और जब ये मिशन भारत पहुंचा तो भारत में जो विभिन्न राजनीतिक दल उस टाइम पे थे, सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन था? कांग्रेस। ठीक है। और जो अन्य सांप्रदायिक संगठन थे उनसे ये मिशन मिला जा करके, ठीक है, और इसने जो है वो एक योजना पेश करी जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना या तो कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि संविधान सभा का कंसेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिलहाल। ठीक है, तो इस मिशन ने क्या की, एक योजना पेश की जिसे क्या कहा गया? मंत्रिमंडल मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट कहा जाता है तो इसलिए कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। और इस योजना ने जब ये भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और जो भी सांप्रदायिक संगठन थे उनसे मिली, तो इसने एक कंसेप्ट पेश किया संविधान सभा का। क्या पेश करा इसने पेशकश करी किसकी? संविधान सभा की। इन्होंने कहा कि जो है वो एक संविधान सभा हो जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। ठीक है। अब संविधान सभा मतलब कुछ मेंबर्स होंगे उसमें जो मिलकर देश के लिए संविधान बनाएंगे। ठीक है।
अब इस पे समझते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा, अब इन्होंने क्या, अब कुछ ना कुछ मिशन आया है, कुछ ना कुछ बोला गया है कि संविधान सभा बनाई जाएगी, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोसीजर रखा होगा, कितने मेंबर्स होंगे, ये मेंबर्स ये काम करेंगे, या कुछ इतने मेंबर्स आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अब वो देखते हैं। अब मान के चलिए ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इस मिशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसकी संविधान सभा की। संविधान सभा, इन्होंने कहा कि इसमें, एक मिनट, इन्होंने कहा कि इसमें टोटल होंगे 389 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे टोटल? 389। और ये मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे ये भी इन्होंने डिसाइड किया। इन्होंने कहा कि जो 292 मेंबर्स हैं वो आएंगे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, ठीक है। 4 आएंगे चीफ कमिश्नर के प्रांत से, चीफ कमिश्नरों के प्रांत से, और 93 आएंगे भारतीय देसी रियासतों से। भारतीय देसी रियासतों से, ठीक है। क्लियर हो गया कि 292 कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। 389 टोटल होंगे, 4 आएंगे आपके चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, और 93 आएंगे, 93 आएंगे भारतीय देसी रियासतों से। क्लियर है। अब यहां पर भी उन्होंने कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन रखी उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो संविधान सभा है, ठीक है, अब इस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी इसको समझाने के बाद, और आप लोग बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं जो यहाँ से आएंगे, ये मेंबर्स आएंगे चुनकर। क्या होगा अब इनका? चुनाव। क्लियर है। इनका क्या होगा? इन मेंबर्स का चुनाव होगा। ये मेंबर्स चुने जाएंगे। क्लियर है। और इसको चुनेंगे जो प्रांतों में विधानमंडल थे उनके द्वारा वो व्यक्ति चुने जाएंगे। क्लियर है। क्या बोला मैंने? क्योंकि उस समय प्रांतों में विधानसभाएं बनना शुरू हो गई थी। जो आज आप राज्य स्तरों पर सरकारें देखते हैं, वैसी सरकारें बनना शुरू हो चुकी थी, लेकिन जितने राइट्स आज के समय में हैं वो राइट्स उस समय नहीं दिए गए थे, नाम मात्र की बनाई हुई थी मतलब उन्होंने। हालांकि उन्होंने फिर भी बहुत प्रयास किए देश के लिए, अपने भारत के लिए, तो हम उनका योगदान तो नहीं भूल सकते। ठीक है। तो 292 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में जो विधानसभाएं हैं वो चुनकर भेजेंगी, जनता नहीं भेजेगी। जनता एक एक ऐसा नहीं कि वोट डालने जा रहे हैं आप। क्लियर है। दूसरा इन्होंने बोला कि विधानमंडल में जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो अपना सिख प्रतिनिधि वही चुन सकते हैं, बाकी कोई और अन्य संप्रदाय का, किसी अन्य धर्म का व्यक्ति जो है वो उसे नहीं चुनेगा। ठीक है। सिर्फ जो सिख हैं वही जो है वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम संप्रदाय से आएगा, और बाकी जो सामान्य वर्ग से आएंगे वो हिंदू में, ये हिंदू या सामान्य वर्ग जो भी है उसमें सारे शामिल लोग कर दिए गए। 2 चीजें बोली मैंने। एक है कि जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये हिंदू है, ये मुस्लिम है और ये सिख है, तो सिखों का प्रतिनिधि सिखों द्वारा चुना जा रहा है, मुसलमानों का प्रतिनिधि मुस्लिमों द्वारा चुना जाएगा, और हिंदुओं का हिंदुओं द्वारा चुना जाएगा। तो ये कौन सी रचना है? एक सांप्रदायिक रचना है। सांप्रदायिक मतलब किसी धर्म विशेष की बात हो रही है। क्लियर है। दूसरा मैंने बोला कि वोट जो है वो पर व्यक्ति नहीं डाल देगा जाकर के, जैसे आज हो रहे हैं।
अपना एमएलए, हम वोट डालेंगे, नोटा ही सही, कुछ नहीं है तो नोटा। और अगर नहीं तो वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। क्लियर है? यहाँ पर विधानमंडलों के लोग चुन रहे हैं और वो भी अपना प्रतिनिधि उस विशेष धर्म से या संप्रदाय से जुड़ा होना चाहिए तभी चुन रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखती हूँ, मुझे बताइए कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, लाइन है कि संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, फोकस ऑन माय वर्ड्स, प्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। क्या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था? आप लोग खुद सोचिए, क्या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था? क्या पर पर्सन गया था वोट डालने कि मेरा ये मेंबर है तो ये जो है वो इस तरीके से काम करेगा, या यही मतलब सॉरी, मैं जाकर के वोट डाल रही हूँ, हर एक बंदा जाकर के वोट डाल रहा है कि ये मेंबर होगा मेरी चॉइस का। कौन वोटिंग कर रहा है? प्रांतों के विधानमंडलों के जो सदस्य हैं वो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो ये कैसे चुनी गई थी ये संविधान सभा? ये चुनी गई थी अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है? कैसे चुनी गई थी? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। एक मिनट। तो इसमें क्या किया गया कि इसका जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया गया था। वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। तो इट मीन्स जो संविधान सभा का गठन हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। और किस आधार पर हुआ था? सांप्रदायिक आधार पर। कोई वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ कि सब व्यक्ति जा रहे हैं वोट डाल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो किसी विशेष धर्म को छोड़कर, मतलब ऐसा नहीं कि सभी धर्म एक साथ मिलकर जो है वो जाकर के वोटिंग कर रहे थे, नहीं। मतलब धर्म या किसी विशेष संप्रदाय से जुड़ी बात थी। क्लियर है? तो यदि इस तरीके से कभी कोई स्टेटमेंट आती है कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था तो वो गलत है। क्लियर है? सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि संविधान सभा को का चुनाव होगा और कैसे होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि इन्होंने क्या रखी, क्या कंडीशन रखी। अब यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि ये जो प्रांतों से लोग आएंगे यहाँ पर जो है वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। सीटों का आवंटन, जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाएंगी कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी। कि अगर किसी प्रांत में 10 लाख लोग हैं तो वहां पर संविधान सभा में एक सीट मिल जाएगी वहां पे। क्लियर है? मतलब वहां का कोई एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। क्लियर है? और जो चुनाव होगा, हमने बोला ना कि चुनाव के जरिए आएगी, संविधान सभा के लोग चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। तो वहां पर जो चुनाव का माध्यम था वो था एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा। ये हम आगे जब संसद पढ़ेंगे या डिटेल में वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए। उसके बाद इन्होंने और क्या इसमें ऐड किया? और यहाँ पर देखिए, ये जो भारतीय देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो आने थे चुनकर। मतलब जैसे आज नॉमिनेटेड पर्सन हमारी संसद में है, लोकसभा में भी
नॉमिनेटेड पर्सन है, राज्यसभा में भी 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से जो सदस्य थे वो चुनाव के जरिए नहीं आने थे, वो आने थे नॉमिनेट होकर के। वहाँ के राजा, यहाँ जो देसी रियासतों के जो राजा थे वो खुद उनको नॉमिनेट करना था उन्हें। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा ये जो जितना भी संविधान सभा का कंसेप्ट है, कैसे कैसे बन रही है, कौन बना रहा है, किसकी योजना के अकॉर्डिंग बन रही है। मंत्रिमंडल मिशन योजना के अकॉर्डिंग संविधान सभा का कंसेप्ट आया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो इन सब चीजों के आधार पर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि संविधान सभा जो है वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब कहीं ना कहीं आधे इसमें नॉमिनेटेड थे, कहीं ना कहीं ये आंशिक रूप से चुनी गई, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। क्लियर हो गया? संविधान सभा का क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इसमें मैंने आपको बोला कि उन्होंने कैटेगरीज में बांटा। ठीक है, उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा जो मतदाता थे। ठीक है, मतदाताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया। किसको बांटा गया? मतदाताओं को। एक था आपका सामान्य वर्ग, जिसमें आपके हिंदू और मुस्लिम और सिखों को छोड़कर बाकी सभी शामिल। दूसरा था आपका मुस्लिम वर्ग, और तीसरा था आपका सिख वर्ग। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से वर्ग थे जिनका इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। क्लियर है? अब यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं रखा गया था, लेकिन फिर भी संविधान हमारी जो उस टाइम सबसे बड़ा जो हमारा राजनीतिक दल था उसने पूरी कोशिश करी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पे स्थान दिया जाए। तो संविधान सभा में 37% जो स्थान था वो अल्पसंख्यकों का था, और दूसरा इसमें जिस वर्ग को इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, ये जिसका नहीं था वो था आपका साम्यवादी दल। कौन सा था? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल का संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उसको नहीं मिला था। उसमें जो आपकी जो मंत्रिमंडल मिशन योजना थी, इन दोनों वर्गों को छोड़कर, इन सभी ये जो ऊपर लिखे गए इन वर्गों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व उसमें नहीं किया गया था। साम्यवादी दल के लिए भी नहीं किया गया था, और ना ही आपका जो हिंदू महासभा थी और समाजवादी दल, ये तो आपका कम्युनिस्ट हो गया। अब सोशलिस्ट, समाजवादी दल और दूसरा आपका हिंदू महासभा, इसके लिए भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था संविधान सभा में, लेकिन फिर भी इसके कुछ मेंबर्स संविधान सभा में थे। जो भारत में जो उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल मौजूद था, उसने कहीं ना कहीं ये प्रयास किया कि इनका जो है वो प्रतिनिधित्व हो। तो अगर कल को आपको ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे प्री में पूछा जाता है कि क्या समाजवादी दल या हिंदू महासभा का संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व था, तो वो सही होगा कि था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या इनको जो है वो मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो वो गलत होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल मिशन योजना ने सिर्फ इन तीनों को प्रतिनिधित्व दिया था। इनको तो जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि जाएं, इनका भी प्रतिनिधित्व हो उसमें। क्लियर है? तो ये है आपकी संविधान सभा। क्लियर है? और वो कौन, मतलब जो योजना मंत्रिमंडल मिशन ने दी उसके अकॉर्डिंग ये संविधान सभा का पूरा क्लियर था कि ऐसे जो है वो संविधान सभा बनाई जाएगी। कैसे उसका चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाएगा, वो भी सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है?
चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि संविधान सभा का सबसे पहले जो बात उठाई थी वो किसने उठाई थी कि संविधान सभा हो। तो 1934 में, सॉरी 1934 में M.N. रॉय करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ये बात उठाई कि संविधान सभा हो। लेकिन आधिकारिक रूप से इसके बाद 1934 के बाद 1935 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां पर आधिकारिक रूप से जो है वो संविधान सभा की मांग उठाई गई। क्लियर है? तो ये ज़रा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई और कैसे आधिकारिक रूप से किसने उठाई। और इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 को। नवंबर 1946 वो डेट है जब संविधान सभा का गठन हो गया। अब नवंबर के बाद कौन सा महीना? दिसंबर 1946 में होने वाली थी इसकी पहली बैठक। क्लियर है? अब इसकी पहली बैठक होनी थी और हुआ क्या कि जो मुस्लिम वर्ग था उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी। उसके पीछे की स्टोरी अलग है, आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उनको मतलब भड़काया गया था कि वो अल्पसंख्यक हैं तो उनके हितों की रक्षा नहीं होगी, उनको दबा दिया जाएगा, इस तरीके का कुछ एक्स्ट्रा है, वो आपको हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। लेकिन नवंबर यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने? बहिष्कार कर दिया। अब इसकी बैठक होनी थी दिसंबर में। दिसंबर की कौन सी डेट को होनी थी? 9 दिसंबर 1946 को होनी थी पहली बैठक। ठीक है? और उसने बहिष्कार कर दिया, लेकिन फिर भी पहली बैठक हुई संविधान सभा की। अब संविधान सभा की बैठक हो रही है तो बैठक को संचालित करने के लिए अध्यक्ष का होना जरूरी था। ठीक है? और अब सबसे पहली बैठक है, अब उसको चलाने के लिए अध्यक्ष चाहिए। अब चुनाव करने का भी प्रोसीजर सोचना पड़ना था, तो मतलब एक अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत थी। तो उस समय उस संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इन्होंने जो है वो बैठक को संचालित किया। बाद में 11 दिसंबर को जब इनकी दूसरी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्लियर है? स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अगर आपसे, और ये प्रश्न बड़ी बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरी बैठक में, जब दूसरी बैठक हुई आफ्टर 2 days 11 दिसंबर 1946। ठीक है? फिर जब उसके बाद 13 दिसंबर को जब बैठक हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि संविधान सभा का काम क्या? संविधान का निर्माण करना। हालांकि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग 2 काम थे इसके। एक था देश के लिए आम कानून भी बनाना था और संविधान का निर्माण भी करना था। लेकिन जब हम अलग से उस कानून को पढ़ेंगे तब उसमें ये डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक है? अभी इसकी बात है कि संविधान का निर्माण करना है। तो संविधान का निर्माण करने के लिए उसका पहले ड्राफ्ट भी होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। कुछ इसके फ्यू पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पे चर्चा करेंगे। अब आप हेडिंग बना सकते हैं ऊपर उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है? किसने ये पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी बैठक में किया था? तीसरी बैठक में। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और कुछ
पॉइंट्स अगर अब आप इसके देखेंगे जो कहीं ना कहीं आज के संविधान के आधार माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, इन्होंने कहा भारत एक संप्रभु, ये भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य होगा, एक प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य होगा। प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य मतलब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, इसके आंतरिक और बाह्य निर्णय ये स्वयं लेगा, कोई और अन्य देश जो है वो इसके निर्णय नहीं लेगा। क्लियर है। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं, जो भी भारतीय जो वे क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के अधीन हैं, ठीक है, वो सब मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, अब मान लीजिए ये एरिया था, ये ब्रिटिश भारत के अधीन था, ये भारतीय रियासतों के अधीन था, ये फिर से ब्रिटिश भारत के अधीन था, तो इन्होंने बोला कि ये सब मिलकर एक संघ बनाएंगे। मतलब कि ये सब मिलकर, अब ये नहीं बोल सकते कि हम इनसे अलग हो जाएंगे। संघ बनाना मतलब आप उसको छोड़ के नहीं अब जा सकते हैं। मिलकर भारत क्या बनाया जाएगा, जितने भी क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अधीन हैं, ठीक है, और जो भारतीय रियासतों के अधीन है, वो मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे और इनकी सीमाएं या तो संविधान सभा द्वारा तय की जाएंगी जो उस समय थी, या तो वही रहेंगी, या तो बाद में संशोधन के माध्यम से ये संसद जो है वो इसको चेंज कर सकती है। ठीक है, फिर यही इसी उद्देश्य प्रस्ताव में फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई थी। कौन कौन से, इन्होंने आर्टिकल नंबर आपका 14 कानून के समक्ष समानता हो, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की थी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव में इन सब पॉइंट्स को भी ऐड किया गया था। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या उद्देश्य प्रस्ताव में फंडामेंटल राइट्स जो थे उनकी मतलब उनकी बात कही गई थी या फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट रखा गया था, तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक थे उनके हितों की रक्षा के लिए उपाय किए जाएं, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था, ये रखी गई थी ये बात। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पहला अधिवेशन था संविधान सभा का, उसकी बैठकें हुई। ठीक है, अब हम कुछ चीजें देखेंगे कि जो ये अधिवेशन थे ये कैसे कैसे हुए। ठीक है, जो पहला अधिवेशन था वो चला था आपका 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक पहला अधिवेशन चला था। ठीक है, फिर दूसरा अधिवेशन चला था आपका 20 जनवरी से 20 जनवरी, अब कौन सा आएगा, 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। ठीक है, ये आपका द्वितीय अधिवेशन का समय है। ठीक है, उसके बाद तृतीय अधिवेशन हुआ था मार्च में, सॉरी अप्रैल में, अप्रैल से मई तक चला था। तो 2 अप्रैल 1947 से ये चला था 2 मई तक। 2 मई तक जो है वो ये अधिवेशन चला था। अब ये जो तीसरा अधिवेशन था इसमें कुछ समितियां बनाई गई। ठीक है, कुछ समितियां बनाई गई जिनमें बड़ी समितियों के नाम से भी आप जानते हैं, जिनमें से 5 मेन है। एक है आपकी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। एक थी आपकी संघीय शक्तियों की समिति, और इन दोनों का अध्यक्ष बनाया गया था संघीय शक्तियों की समिति। इन दोनों का अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें यह देखना था कि जो संविधान के अकॉर्डिंग जो सरकार बनेगी वो काम कैसे करेगी। ठीक है, और इसमें ये देखना था कि किसको ज्यादा मतलब पावरफुल किया जाएगा, केंद्र को या जो भी है। ठीक है, इन दोनों का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को।
ठीक है। इन दोनों समितियों का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। इसके अलावा दो समितियां बनी, प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, और दूसरी थी आपकी अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से संबंधी परामर्शदात्री समिति। अल्पसंख्यक और कौन? मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्शदात्री समिति। आगे देख लेना। ठीक है। अब इन दोनों का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया सरदार पटेल जी को। किसको चुना गया? सरदार पटेल। ठीक है। और इसी अधिवेशन में, इसी तीसरे अधिवेशन में एक और समिति बनाई गई, संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों की समिति। संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों की समिति। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था नलिनी रंजन सरकार को, जो उस समय संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्री में, और यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से जो मतलब आपके समिति है उनके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग करके इसका आंसर निकालना था। ठीक है। तो अभी तक हम चले हैं तीसरे अधिवेशन तक। ठीक है। हम संविधान सभा का अधिवेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, जो भी तीसरा अधिवेशन तक हम पहुंचे, और उसमें हमने समितियों का क्या कर दिया है? गठन कर दिया है। अब थोड़ा सा इसकी विशेषताएं जान लेते हैं और इस क्लास को एंड अप करते हैं। ठीक है। अब आप लोग खुद सोचिए कि संविधान सभा की विशेषता क्या क्या थी। खुद से, अगर आपने जितना पढ़ा उसी में से निकल जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। अब खुद भी लिखते जाएंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या थी इसकी एक विशेषता? सांप्रदायिक रचना। एंड आई होप कि हर एक वर्ड आपको समझ आएगा कि सांप्रदायिक रचना क्या है। सांप्रदायिक रचना थी मतलब सिख प्रतिनिधि को सिखों द्वारा चुना जाएगा, है ना। सिख विधानमंडल के सिख सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। मुस्लिम प्रतिनिधि को विधानमंडल के मुस्लिम सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। क्लियर है? सांप्रदायिक रचना थी। दूसरा, अच्छा ये भी इसकी वो आती है कि कांग्रेस का प्रभुत्व इसमें सबसे ज्यादा था। संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा था। ये होना भी था क्योंकि उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल ही कांग्रेस था। तो ऑफ कोर्स अगर वही था तो उसके ज़्यादा मेंबर्स उसमें चुने गए होंगे, और जितने भी लोग इसमें शामिल हुए थे वे सभी या तो अध्यापक, ठीक है, उनका बैकग्राउंड या तो अध्यापक थे, या तो डॉक्टर थे, या तो वो किसी मतलब वकील थे। तो ये भी कहा जाता है कि इसमें वकीलों का प्रभुत्व ज़्यादा था। ठीक है। वकीलों का, यही इसके आगे जाकर के आलोचनाएं भी बन जाएंगी। इसी आलोचनाकर्ताओं ने ये भी आलोचनाएं दी थी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, सांप्रदायिक रचना थी इसकी, कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा था मतलब बाकियों को कम प्रभुत्व मिला, वकीलों का प्रभुत्व ज्यादा था, वकीलों की संस्था भी बोला जाता है इसे। ठीक है। और एक और बात इसमें मेजरली मुझे मेंशन करना था, शायद मेरे से पीछे रह गया ये, कि जब ये योजना, अब ये जो संविधान सभा है इस पे दो तरह से इफेक्ट है। एक है जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब, ठीक है, मंत्रिमंडल जो मिशन आया उसके अकॉर्डिंग जो संविधान सभा का निर्माण होना था वो किसी सीमा के भीतर रहकर होना था, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी शक्ति का प्रभाव था। क्लियर है। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, तब जो है वो संविधान सभा को अपने संविधान को स्वतंत्र रूप से बनाने का अधिकार मिल गया था। तो कहीं ना कहीं वो पहले बंधी हुई थी,
पहले उसको नियमों के भीतर रहकर जो है वो संविधान का निर्माण करना था। आज़ाद होने का, ये देश के विभाजन से या देश के विभाजन के बाद, आज़ाद होने के बाद जो है वो ये फैक्ट पड़ा कि अब संविधान का निर्माण संविधान सभा अपने मुताबिक कर सकती थी। क्लियर है? तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और ये भी बोलते हैं कि इसमें नाम मात्र विरोधी सदस्य थे, लेकिन चलिए यही इतनी आलोचनाएं काफ़ी हैं। तो ये सब इसकी आलोचनाएं भी और इसकी विशेषताएं भी हैं संविधान सभा की। इसके अलावा हम यही पे एंड करेंगे। कल हम शुरू करेंगे जब इसका चौथा अधिवेशन हुआ संविधान सभा का, और उसमें क्या हुआ और संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे कल। क्लियर है? तो एक लास्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, 5 मिनट का रिवीजन। क्या क्या देखा हमने? संविधान सभा, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। और संविधान सभा को किसने बनाया? मंत्रिमंडल मिशन योजना ने। और वो मिशन योजना वैसे आई क्यों थी? मतलब किसने भेजी थी वो? उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भेजी थी। क्यों भेजी थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसके बाद भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना करके नहीं रखा जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा कर दें हम इनके बारे में। ठीक है, इसलिए उन्होंने मिशन भेजा। और उसने क्या किया? संविधान सभा को क्या बोल दिया कि चुनाव होगा। संविधान सभा की पेशकश रखी उन्होंने। उसमें 389 मेंबर्स होंगे टोटल, और उसमें से 292 मेंबर्स चुने जाएंगे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, और 93 चुने जाएंगे भारतीय रियासतों से, और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से। और जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया: मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग और सामान्य वर्ग। ठीक है। इसके अलावा कौन सा दल था जिसका बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं था? वो था आपका कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल। समाजवादी दल, फर्क है दोनों में, साम्यवादी और समाजवादी में। समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व था, क्योंकि उसके कुछ मेंबर संविधान सभा में थे। इसके बाद हमने और क्या देखा कि इसकी रचना किस तरीके से हुई? सांप्रदायिक आधार पर हुई। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम जो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य था, जो मुस्लिम व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य चुना जाना था, जो विधान मंडल में जो मुस्लिम सदस्य थे उन्हीं के द्वारा चुना जाना था। इसलिए सांप्रदायिक रचना, सांप्रदायिक का मतलब है किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जुड़े होना। ठीक है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि विधानमंडल के सदस्यों ने उन्हें चुना था। संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना। तो ये सब चीजें जो थी आपकी क्या है? इम्पोर्टेंट है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्री में। कुछ हैं जिनको मैं बता देती हूँ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जिसमें लिखा गया है, जिसमें बोला गया 2013 में ये प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन था कि भारत की संविधान सभा का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। 1946 के प्रांतीय चुनाव, तो प्रांतों के स्तर पर चुनाव हुए थे। ठीक है, बोला ना, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। ठीक है, प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। 1946 में किया गया था, तो ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। अब यहाँ पर आपको, ये वैसे हम दोबारा अलग से करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, एक बार एक क्लास इन क्वेश्चंस के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जवाहरलाल नेहरू, ये तो मेंबर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी थे। ये तो हमने समितियां पढ़ी, वहीं पे कवर कर लिया। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो उसके सदस्य थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो भी समुदाय था उन्होंने संविधान सभा का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। तो फिर वो संविधान सभा के मेंबर कैसे हो गए? ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत थी। और इन्होंने एक डाला कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, जो कि पूरी तरह गलत है। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो 1946 में इसका प्रथम अधिवेशन हो चुका है। तो इसकी ऑप्शन 1 ही सही थी, बाकी दोनों ऑप्शंस गलत थी। इसके अलावा जो है वो इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सदस्य, एक पहला जो ऑप्शन है वो है सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, गलत। इसमें केवल कांग्रेस के ही सदस्य थे, केवल कांग्रेस ही थे, नहीं। इसमें जो है वो समाजवादी दल भी था और हिंदू महासभा दल भी था। देखो ये घुमा के पूछ लिया ना।
इसकी पहली बैठक 1945 में हुई थी, कैसे हो जाती है, 1946 में तो बनी है। और प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसके जो सदस्य थे वो चुने गए थे, तो ये सही है, क्लियर है। इसके अलावा हमने समितियां पढ़ी, संघीय संघीय संविधान समिति और संघीय शक्तियों की समिति का अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे, अल्पसंख्यक और जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो परामर्शदात्री समिति थी उसके, और प्रांतीय संविधान संबंधी जो समिति थी उसके, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रांतों के वित्तीय जो संघ और प्रांतों के जो वित्तीय संबंधों से जुड़ी हुई समिति थी वो कौन सी थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, नलिनी रंजन सरकार, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो ये हमने इतना आज पढ़ा, ठीक है। एंड अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।